बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ इलाका भलेसा की खूबसूरत सी वादी पैना के अंदर मेरे साथ यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर जिला डोडा के वाइस सदर एक्स MLC मोहम्मद इकबाल भट्ट साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ के ब्लॉक सदर अब्दुल करीम राठर साहब और दिगर इस चंगात कॉन्स्टिट्यूंसी के कोने कोने से आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदारान और इलाके से हर गांव हर मोहल्ले से आए हुए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और अजीज बच्चों, आपको मालूम है रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव में चंगात कॉन्स्टिट्यूंसी के भी चुनाव हो रहे हैं, जिसका मुझे गुप्कार डिक्लेरेशन का मैंडेट मिला। कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा कि गुप्कार डिक्लेरेशन क्या है। मेरे साथियों, आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर जो रियासत जम्मू और कश्मीर का तशख्खुस था उसे छीना गया। जो रियासत जम्मू और कश्मीर की अपनी एक पहचान थी उसे गैर आईनी तरीके से छीना गया। रियासत जम्मू और कश्मीर की यहाँ की अपनी एक पहचान आर्टिकल 370 और 35 से था। 5 अगस्त 2019 को हमारे मुल्क की फिरका परस्त सरकार ने, जो कि इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, इसने रियासत जम्मू और कश्मीर की हैसियत को मिटाने के लिए, यहाँ इस जम्मू कश्मीर को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए यहाँ का हमारा जो अपना एक तशख्खुस था उसे तोड़ दिया। इस सिलसिले में हमारे रियासत जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब व दिगर जमातों के लीडरान मुकैद हुए, जेलों में उन्हें बंद किया। 8-9 महीनों के बाद और कई लीडरान अभी 1 साल गुजरने के बाद जब रिहा किए, कुछ अभी भी शायद जेलों के अंदर बंद होंगे। रियासत जम्मू और कश्मीर का जो तशख्खुस था, इसके लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी दायर की। रियासत जम्मू और कश्मीर का जो कानून था ये कहीं इजाजत ही नहीं देता था किसी भी पार्लियामेंट के अंदर कोई इजलास करके इसे खत्म करे, जबकि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उससे रेजुलेशन पास नहीं करती। आपको याद होगा यहाँ गवर्नर राज था और गवर्नर से लेटर, गवर्नर सिलेक्टेड होता है, इलेक्टेड नहीं होता है। जम्मू कश्मीर का गवर्नर दिल्ली से सिलेक्ट हुआ करता था। जब अदालत ने इन्हें पूछा गया मरकजी सरकार को कि आपने हिंदुस्तान के आईन की धज्जियां उड़ाई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का इल्हाक
क्योंकि जम्मू कश्मीर का इलाज जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ हुआ, ये चंद शराइत पे हुआ है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जिमन में ये बात है जम्मू कश्मीर की। रियासत जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा, लेकिन रियासत जम्मू और कश्मीर का अपना कायदा कानून होगा, यहां का अपना झंडा होगा। उसमें कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट के अंदर पास होता है, जब तक जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसे इंप्लीमेंट नहीं यहां करती है, पास नहीं करती है, तब तक यहां पे इंप्लीमेंट कोई कानून नहीं होगा। तो बहरहाल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसे खत्म किया और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनली रियासत जम्मू और कश्मीर को तोड़ा है, इसको 2 यूनिट टेरिटरी में तब्दील किया है, यहाँ का आर्टिकल 370 और 35 से हटाया है, आपको हिंदुस्तान का आईन इसकी इजाजत नहीं देता है, ना कोई कानून इजाजत देता है। तो बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए, आज जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में पहली बार और पहली रियासत है जम्मू कश्मीर जिसमें ये होने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में इस तरीके के अभी तक चुनाव नहीं हुए। इसका कारण ये है कि ये चाहते थे कि शायद हमने इस कानून को तोड़ा है, यहाँ की रीजनल तंजीमें शायद इलेक्शन बाइकआउट करेंगी और हम इसको सांठ गांठ करके अपने नुमाइंदों को, बीजेपी को और को आगे लाके जो नेशनल तंजीमें हैं तो इसको सुप्रीम कोर्ट को जवाब इनके जरिए दस्तखत वस्तखत लेके उधर लिख देंगे, ताकि जम्मू कश्मीर का मसला टोटल इसको यूनियन टेरिटरी का इसको पंचायती बनाना चाहते होंगे शायद। तो इस सिलसिला में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और दूसरी जमातों ने मिलके गुपकार के अंदर एक मीटिंग की, ऑल पार्टीज मीटिंग, जिसमें सारी तंजीमें शामिल हुई और उसका ही नाम है गुपकार डिक्लेरेशन। और वहां पे ये फैसला लिया गया कि मरकजी सरकार जो चुनाव करने जा रही है, इसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के तशख्खुस को बरकरार रखा जाए, यहाँ के नौजवान को महफूज रखा जाए, यहाँ के किसान की जमीनों को महफूज रखा जाए, यहाँ के नौजवानों की अनएम्प्लॉयड की नौकरियों को महफूज रखा जाए। इस तरीके से इन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन के तहत इलेक्शन लड़ना चाहा, जम्मू कश्मीर के अंदर हिस्सा लिया ताकि ये ताकत उन तक पहुंचे और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा से खटखटाएं और उन्हें बताएं ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो रियासत जम्मू और कश्मीर के साथ हुआ है। 6 तारीख को नोटिफिकेशन निकलती है, इनकी हड़बड़ाहट देखिए। 6 तारीख को नोटिफिकेशन निकलती है, 12 तारीख को पेपर जमा करने की आखिरी तारीख है, 16 तारीख को विड्रॉवल है और 28 तारीख को इलेक्शन है। अब देख लीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर किसी कैंडिडेट ने घर घर जाना हो, हर मोहल्ले में जाना हो, हर इलाके में जाना हो, तो 10 दिनों में ये बहुत बड़ा इलाका है। इन्होंने ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से यहाँ पे कब्जा करें। तो बहरहाल सजाद गनी लोन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि गुपकार डिक्लेरेशन मुठ्ठीबंद मिलजुल के, जिसमें पीडीपी व दिगर सीपीआईएम कांग्रेस भी शामिल थी, उन्होंने कहा कि जो भी मैंडेट होगा वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साइन से होगा। जिसका मैंडेट मुझे मिला, मुझे समझ नहीं आई, यहाँ पे कांग्रेस भी लड़ रही है, वो एक तरफ से यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाती है, यहाँ के मुसलमानों को बेवकूफ बनाती है, यहाँ के हिंदुओं को बेवकूफ बनाती है, और दूसरी तरफ से एक वो नारा देती है कि हम जी इधर लड़ेंगे।
तो बहरहाल वो गुप्ता डिक्लेरेशन से बाहर है, क्योंकि अगर आप रियासत जम्मू और कश्मीर की तारीख 72 साल से उससे पहले की देखें, ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यहाँ का था, इससे चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? ये वही लोग हैं। 72 सालों से ये नारा देते रहे, लेकिन खोखला कर गए इस मुल्क को भी और इस जम्मू कश्मीर को भी। तो मैं रहा इस सिलसिला में मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। आपके सामने एक जमात, फिरका परस्त जमात, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये हमारे मुल्क को तोड़ना चाहती है, ये हमारे रिवायती भाईचारे को तोड़ना चाहती है। इनको देख लीजिए, ये इलाकों के अंदर मैंने अपने हर गांव में, जब भी मैं किसी हिंदू भाइयों के गांव में गया, मुसलमानों के गांव में गया, बारहा मैंने ये बात बताई, हमारे रास्ते एक, हमारे स्कूल एक, हमारे अस्पताल एक, हमारा कल्चर एक, हमारा भाईचारा एक, हमारा मास्टर एक, हमारा डॉक्टर एक। और इलेक्शन के दिन ये आरएसएस और बीजेपी का नागपुर वाला एजेंडा चलाने की कोशिश करती है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं यहाँ के हिंदू भाइयों को, उन्होंने मुंह पे अब की बार उन्हें थप्पड़ मारा है और जोक कर जोक हमारे साथ वो शाना बशाना खड़े रहे। और आपको पता लगेगा, आपको पता लगेगा 28 तारीख के बाद 22 दिसंबर को जब ये रिजल्ट निकलेगा तब आपको पता चलेगा। और मैं मुबारक कहना चाहूंगा यहाँ के मुसलमान भाइयों को भी, ये कांग्रेस मुसलमानों का हमदर्द बनती है। आपको याद होगा अफजल गुरु की फांसी की, क्योंकि मुल्क के अंदर इलेक्शन आए थे, एक मुसलमान को कत्ल करो और हम इलेक्शन जीतेंगे। लानत पड़ी पूरे बांग्लादेश के लोगों का। जब भी कौम किसी मुसीबत में आती है स्विच ऑफ कर देते हैं और छुप जाते हैं। हम कलेक्टर के पास ओपन गए, मुजाहिदाना तंज़ अमल है हमारा, मेरा मजहब इस्लाम है, मैं इस्लाम हूँ, लेकिन मेरा इस्लाम क्या सिखाता है मैं वो करता हूँ। मेरा इस्लाम दूसरे मजहब के साथ कैसा हुस्न इखलाक सिखाता है मैं वो करता हूँ, मुझे करना चाहिए। हम जबरदस्ती अपने मजहब को बदनाम करते हैं। हमें किसी भी मजहब में किसी हिंदू को मारने के लिए नहीं लिखा, बल्कि हमें हमारा ऐसा तरीका होना चाहिए, इखलाक होना चाहिए कि हम मुहाफिज हैं, हमारी सबको हिफाजत होनी चाहिए, हम वो लोग हैं, ये हमारा फर्ज है होना चाहिए। हम दूसरे की जमानत है, हम दूसरे की हिफाजत है। और इन गांव में जाके किस गांव में क्या क्या बात बताई लोगों ने, क्या क्या बातें बताते हैं ये लोग। इनकी जमीन उखड़ गई है तो साथियों वक्त कम है, क्योंकि मैं और जगह मैंने जाना था, अगर नहीं भी पहुंच पाए, क्योंकि 5 बजे तक ही हमारा टाइम है इस रैली का, उससे पहले हमने प्रोग्राम अपना इख्तिताम करना है। हमारा प्रोग्राम यहाँ जलसे का नहीं था, हमने सोचा था एक दो जगह पे जाए, लेकिन कुछ साथियों ने मुझे यहाँ मजबूर किया कि क्या करना है। आप एक बात मैं आपको बताऊं, जो लोग अपने घर को नहीं संभाल सकते वो आप लोगों को कभी भी नहीं संभाल सकते। आपके सामने मिसाल है, इस भलेसा को, इस खानदान की लड़ाई से नुकसान हुआ है। पिछले 6 साल के दौर की भी बात करें, जब मरहूम मोहम्मद शरीफ नियाज साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें तरीके रहमत करे, वो एमएलए बनाया आप लोगों ने कोई भी कुर्बानी देके, लेकिन जब काम करने की बारी आई उसको मंत्रालय नहीं मिला। और मंत्रालय क्यों नहीं मिला आपको सब पता है, लेकिन उससे भी रूठ के बैठा 6 साल से, क्योंकि जिस घर में लड़ाई हो वो हमसाया तक ही नहीं कर सकता है। अगर आपके हमसाये के घर में लड़ाई है आप भी तक ही नहीं कर सकते। रात बेरात शोर होता रहता है, न सुबह का चैन न शाम का सुकून, वही भलेश की हालत है। आज देख लीजिए, दो एक घर से उठे हैं, एक बात बोलता है, दूसरा दूसरी बात बोलता है। और आज मैंने सुना अभी यहाँ कुछ कांग्रेस के मेरे साथी, मेरे जिस बच्चे होंगे वो कोई जो ऐलान करने वाले बेचारे भोले भाले, मैं उन पर दोष नहीं दूंगा, वो सिखाए गए हैं, उनके अंदर जहर भरा जाता है, उनको बताया जाता है कि ये रियाज सरगर की रैली जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की रैली कंबाइन है। अरे वही एक मर्द मुजाहिद है,
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो इस वक्त नरेंद्र मोदी की टक्कर में खड़ा है, आप लोगों की हिफाजत के लिए खड़ा है। और हम कभी भी आरएसएस और बीजेपी जैसी फिरका परस्ताओं से कभी हम आगे मिलाते। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस सच्ची बहन है, कांग्रेस ये सच्ची बहन है, बीजेपी की ये दोनों सच्ची बहन है। अरे आरएसएस को तो इन्होंने जन्म दिया है। आप चेक कीजिए, हिस्ट्री पढ़िए, इतिहास पढ़िए इन लोगों का। इन्होंने अपने पेट से इनको जन्म दिया है, निकाला है। अब दो कुत्ते होते हैं, एक बकरवाली वो आगे से खाने आता है हाउ 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 करके, और उसको क्या करते हैं आदमी, दिरा दिरा देकर जूता उठाता है, पहन जाता है, और जूते के टहरे रख के जान बचा ही लेता है। और दूसरा कुत्ता होता है सफेद, वो दुम हिलाता है, वो दुम हिलाते हिलाते मालिक के पीछे से परगला ही उड़ाता है। ये कांग्रेस है। मेरे साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं। इनका ख्याल रखिए, इनकी जमीन उखड़ गई है क्योंकि इन्होंने चांद चटे बटे रखे थे, जिन्होंने हराम खाया, टंकियां खाई, सीढ़ियां खाया, हिसाब में खाना कुछ नहीं खाया, लोगों को बेवकूफ बना, कसाई बने। और मैं आप लोगों से कहूंगा, बकरे मत बनिए, ये कसाई है कसाई, और आपको बकरे के भाव बेच देते हैं। हम आपके हसाना बसाना हमेशा 25 साल से साथ रहे हैं और आगे भी आपके जमीनी सतह पे काम करेंगे। जीत और हार मेरे अल्लाह के हाथ में, अल्लाह गवाह है। मैं इस मैदान में उतरा हूं, मेरी कोई नियत नहीं है, मेरी जीत है कि हार है। मेरी नियत है मैं अपने लोगों के मसाइल देखने के लिए नुमाइंदगी करूं। मेरी कोई तमन्ना नहीं, मेरी जीत है कि हार है, क्योंकि जीत और हार के फैसले अर्श में होते हैं। और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हूं। मुझे ईमान है अल्लाह पे, मुझे भरोसा है अल्लाह पे। अल्लाह ने कहा, मेहनत तुम्हारी रहमत हमारी, मेरी तुम मेहनत हमारी रहमत अल्लाह की। वो देख लेते हैं 22 तारीख को, इनका सारा कुछ समझ आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यहाँ के 5 आवाम का, चाहे वो हिंदू गांव के अंदर मुझे ताउन मिला। आपको मैं कल चोचलू की एक बात सुनाऊं, हमारे मुसलमानों के अंदर एक जहर भरा कि नितिन आनंद जी बड़े जहरीले आदमी। मैं कल उन्हें वोट मांगने गया, मैंने 4 बातें की, कहा आप हक रखते हैं, मेरा वोट आपको, और वादा कर देता है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं ढोसा वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं पोरा वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं चांटी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं बटारा वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि 22 तारीख को आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। मैं भर्ती और चांटी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं शहर और किलोत्रान वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं काको और हलोट वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं शिंगरी जुन्नू और शिंगरी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं कहल और जगासर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं चौथा वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं बुढ़ेकड़ा वालों, चोचला और चंचल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मुझे बहुत तारुण दिया, और उम्मीद है मेरे साथ में शाना बचाना। मैं तमाम यहाँ के उलमा हजरात का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं यहाँ का जो हमारी समाजी तंजीमें हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं यहाँ के एम्प्लॉयड हजरात का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हर तबके ने मेरे साथ यहाँ तक, क्योंकि मुझे नहीं पता इलेक्शन परसों है, लेकिन अभी तक जो मेरा सफर है मुझे बहुत प्यार दिया इन लोगों का, क्योंकि मुझे इतना उत्साह किया इन लोगों के प्यार में। मेरी जिंदगी का आखिरी कतरा इस बलेस की सरजमीन के लिए कुर्बान हो सकता है, मुझे कोई कम नहीं होगा। तो मैं आप सब साथियों से एक बार यहाँ पे एक फिर अपील करूंगा, यहाँ के ताजिर हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सबसे मैं अपील करूंगा, चाहे यहाँ का ताजिर है, यहाँ का एम्प्लॉयड है, यहाँ का एम्प्लॉयड यूथ है, क्या खूब होता
ये लीडर आजकल अनएम्प्लॉयड यूथ के मुद्दे लेके सामने आते, क्या ठीक होता यहाँ के बेरोजगार और ये किसान और यहाँ इलाका की प्रोटेक्शन के बारे में, भलेसा की प्रोटेक्शन के बारे में बात करते। मैंने एक बार आजाद साहब को जब कहा था, जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, मैंने कहा था आजाद साहब आप एक यहाँ पे मेडिसिन इंडस्ट्री बनाइए, हमारे इलाके में जड़ी बूटी है, और यहाँ अगर आप आयुर्वेदिक इंडस्ट्री खोलेंगे हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे बेरोजगार नौजवान जो है वहां से जाके जड़ी लाएगा, जरूर से जाके उसकी मजदूरी अपने इलाके में होगी, और हमारी जो गरीब माँ बहन है वो अपने घर में उस पैकिंग में पैसा कमाएंगे, क्योंकि भलेसा को ऊपर उठने की कोई वजह थी नहीं थी। आजाद साहब ने, मैं ऊपर कहता हूँ कि देख कर सकते हैं, आप आजाद साहब से पूछ सकते हैं, 25 मेमोरेंडम मेरे आजाद साहब के करते। जब बसोली से भद्रवा के लिए 4 लाइन आई, मैंने बताया खतारी से टनल बनवाइए, काशी में उसको कौन इशारा से मिलाइए, ताकि भलेसा से अगर टूरिस्ट आएगा, यहाँ का रेडी वाला, यहाँ का लेस बेचने वाला, यहाँ का खच्चर वाला, यहाँ का नपलाई मजदूर, यहाँ का गाइड, वो यहाँ के प्रोग्राम में हो सकता है। मैंने लड़ाई लड़ी इन लोगों के साथ, कांग्रेसी क्या बात करेंगे मेरे सामने, 25 साल से इनसे लड़ाई लड़ रहा हूँ, बता रहा हूँ इन लोगों को, एक बार मैंने नहीं की, मेरे लोगों को कभी ये बात नहीं बताई। 25 मेमोरेंडम मेरे पास पड़े हुए कैरी रिकॉर्ड में, मैंने बताया कि आप टूरिज्म डेवलपमेंट अकादमी जो पीडीए थी खतरवा में दी, एक भलेस को दे दीजिए, 63 गाँव हमारे भलेसा के उस बीडीए प्रपोजल में रखे, 63 गाँव भलेसा के, 40 गाँव भद्रवा के, लेकिन अथॉरिटी भद्रवा में। अरे भाई कहां से हमारा गला घोटोगे आप? आजाद साहब मैं आपको बता रहा हूं, कोई एजेंसी अगर आपकी सुन रही हो बताएगी आपको, अगर लाइव भी मेरी फोन पे बात सुन रहे हो, कोई लाइव भी सुनाते हैं, सुन लीजिए, याद कीजिए, मैंने आपको चुपुद्रा पुल के पास पकड़ के लिया था, जब आपने जलघर की इनागुरेशन की थी, मैंने ऐसे हाथ से पकड़ा था और कहा था आप एम्स तर्ज पे भलेसा के अंदर एक अस्पताल दीजिए और मेडिकल कॉलेज दीजिए, क्योंकि दोबारा आप हेल्थ मंत्री नहीं बनेंगे। कहाँ गए हो मेरे मेमोरेंडम, कहाँ गई मेरी बीडीए, कहाँ गई मेरी तहसीलें, कहाँ गई मेरी नायाबतें, कहाँ गए मेरे ये बिजली कहाँ है, करोड़ों रुपया सर्फ करके चंदपगड़ा में एक बनाया ग्रिड, आज भी हमारे पास पावर नहीं है। दोबारा मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मैं इनका अपने लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और एक अपील करूंगा कि अज़राहे खुदा मैं आपके सामने आपका एक सिपाही बनना चाहता हूं, आपसे भीख मांगता हूं, मुझे अपना सिपाही बनाइए। 28 तारीख को हाल वाले निशान पे बगैर किसी जात पात के, बगैर किसी फिरका परस्ती के, इस भलेस की आजादी के लिए, इस भलेस की जहनी गुलामी के लिए, इस भलेस की तरक्की के लिए मुझे अपना एक कीमती वोट दे दीजिए। याद रखिए ये वोट जो है ये आपका हक है, और कोई आदमी अपने हक को जाया नहीं करता है, और मेरी भी यही इल्तिजा है, आप अपने हक को जाया मत कीजिए। 14 लोग आपके सामने हैं, और अगर मैं वोट का हकदार हूं, मुझे ये हक आपका मिलना चाहिए, नहीं तो रोजे महशर में आपको जवाब देना होगा। के अंदर इस कांग्रेस और पूरे मुल्क से इसका खात्मा होगा। अरे मुझे बताओ, क्या एक कांग्रेस हमारा इमाम बन सकती है? राहुल गांधी इमामत करवा सकता है हमारी, जो नरेंद्र मोदी नहीं करवा सकता है? रिलीजियस अपनी अपनी जगह है। काश ये आते वोट डेवलपमेंट पे लेने के लिए, आपका जिला यहाँ से भद्रवा के साथ लगा, मैंने बारहा यहाँ कोशिश की इस मार्केट को बंद करवाने की, कि प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें जो है वो हमारे लिए लानत भेजेंगी। कि हम बात करने वाले थे, हमें उम्र भर भद्रवा जाके अपनी एक एप्लीकेशन लेके जाने हमें जिला भद्रवा के साथ लगाया, क्योंकि ट्रेनिंग होती थी। अगर आज एडीसी भद्रवा के साथ हम लग जाते, कल हमें जिला भद्रवा के साथ लग जाना, जबकि हमारा हक है ठीक डिस्ट्रिक्ट गुंडो भलेसा, इसके लिए हम जबरदस्त करते हैं। किसी लीडर ने नहीं बात की, मैं उन लीडरों से पूछना चाहूंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान हो, चाहे वो कांग्रेस के लीडरान हो,
मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या प्रेम कुमार धूमल जो हिमाचल का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जिसकी कंपेनें करते थे वो जरूरी था, कि यहाँ के नौजवान नस्लों के लिए ही डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई को वापस लाना जरूरी था? मैं उन कांग्रेस लीडर से पूछना चाहूंगा, जब हमें भद्रवाह के साथ लगाया, क्या उस वक्त वीर बहादुर को हिमाचल के लिए इलेक्शन लड़वाना जरूरी था, कि भले इसके अंदर या एहतजाज और इसके लिए लड़ाई करना जरूरी था? लेकिन नहीं करते एहतजाज। इन लोगों की सियासत खाली वोट बैंक की है। अगर ये लोग उस वक्त इसमें शामिल होते तो इनको भद्रवाह का वोटर नाराज होता, लेकिन रियाज सरकार ने उस वक्त कहीं भद्रवाह के वोटर की परवाह नहीं रखी। मैंने कहा अगर नहीं देता भद्रवाह को वोट नहीं दे, लेकिन हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ना जानेंगे। 12 मैंने लड़ा, अदालत में किया, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां से केस लड़ा, केस लड़के मैंने उसे इम्प्लीमेंट में करवाया और डिलीट करवाया भद्रवाह से भले साहब को। मैं वही काम कर रहा हूं। क्या खाली मेरे बच्चे ने भद्रवाह जाना था? यहाँ के हिंदू और मुसलमान कोई भी जो भी कम्युनिटी यहाँ प्रदेश के अंदर रहती है, हर एक का बच्चा था, हमने कानून काज के लिए लड़ाई की है। आपकी तहसीलों की बात करें, हमारी 23 तहसीलें हैं। पिछली सरकार ने जब रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर कुछ तहसीलें दी, कुछ इलाकों के अंदर तहसीलें नहीं मिली, कोटरंगा राजौरी के अंदर एहतजाज हुए, उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने कहा एक कमेटी तश्कील दी जाए और दोबारा से कुछ तहसीलें बनाए। उसी सिलसिले की कड़ी मैंने यहाँ एहतजाज किए, मैंने अपना एक रेजोल्यूशन तैयार किया, मेमोरेंडम तैयार किया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से बात की। उस वक्त के जो वहां चेयरपर्सन उन्होंने खुर्शीद गलई कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे, उनसे बात करी। उन्होंने मुझे बताया आप रेजोल्यूशन बना के लाइए। जब मैंने यहाँ से बाहर रेजोल्यूशन चलाया, यहाँ से टोडा चला गया, टोडा से ड्यूकम ऑफिस में गया, ड्यूकम ऑफिस में उधर खुर्शीद गलई साहब के पास गया और एक प्लान दिया मैंने कि आप लोगों ने चिल्ली पिंगल को लड़ा है, तहसील दी। मैंने कहा पिंगल को 8 तहसीलों में 8 पंचायतों को तहसील दे दो और चिल्ली की 8 तहसीलों को अलग से तहसीलें दे दो। वो रेजोल्यूशन में मेंशन किया और ये बताया हमारे भलेसा के अंदर 20 पंचायतें हैं, वहां 2 तहसीलें होनी चाहिए।